अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा परिषद उत्तर प्रदेश की पूरी टीम हमारे साथ में मौजूद है। किस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आगे क्या रोड मैप तैयार है ब्राह्मण समाज को मजबूत करने के लिए, आज तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद है। क्या परिचय? मेरा नाम पंडित यतेंद्र शर्मा है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद से पश्चिम प्रांत अध्यक्ष हूँ। किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और क्या थीम है आपके? हमारा संगठन है 75 जिलों में चला रहे हैं हम लोग, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन नीतू तिवारी। और हम जो हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि अपने ब्राह्मण समाज को किस तरीके से मदद दी जाए, किस तरीके से उन पर हो रहे अत्याचार को कानून के संज्ञान में लाया जाए और उनकी हर संभव मदद की जाए। इसके अलावा ये तो हो गई कानून की और अत्याचार की बात, लेकिन तमाम बेरोजगारी भी है। तमाम ब्राह्मण समाज की ऐसी बेटियां हैं जिनको शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, तमाम बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए क्या आपका समाज कर? हमारा समाज सब लोग इकट्ठे होकर के गरीब ब्राह्मणों की जो बेटियां हैं उनकी शादी के लिए मतलब आयोजन करते रहते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं। हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि ब्राह्मण परिवार जहां भी दबा हुआ है, उसकी बेटी को अगर शादी की ज़रूरत है तो समय समय पर उनकी मदद करते हुए हम उनकी बेटियों की शादी कराते हैं। कुछ युवा हमारे जो बेरोज़गार हैं उनको हम अपने जितने भी हमारे संबंध हैं, जितने भी हमारे सर्कल हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने भी युवा बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिलाने का हम कार्य करते रहते हैं, कैंप भी लगाते रहते हैं। और मैं खुद अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मैं ज़्यादातर बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर, युवाओं के बेरोज़गार को लेकर और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर हमेशा समय समय पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता हूं। अभी जैसे कि दीपावली की रात को बुलंदशहर के खुर्जा गांव में, खुर्जा देहात में एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर हमला हुआ था, जिसको लेकर मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैंने एसएसपी महोदया से, वहाँ के सीओ सिटी से और वहाँ के मौजूद उपस्थित जो थाने में इंचार्ज है उनसे उस मामले को देखा और उनसे उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हुआ है। उसके बाद से अभी तक कोई ज़्यादा ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर मैं अभी मेरठ जो आईजी हैं उनके पास जाने वाला हूं। अध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता, इसको लेकर ब्राह्मण समाज ही नहीं, आज का जो पूरा जनरेशन है, युवा जनरेशन है, क्या लगता है लगाव है या दूर होता जा रहा है? नहीं, कुछ जो आज की यंग जनरेशन है उसको समझदारी आ गई है, वो वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम जातिवाद को ना लेकर के अपने जो हमारे संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है उसको लोग अपना रहे हैं। और आज का जो माहौल है काफ़ी चेंज है और हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल अब थोड़ा सा ठीक भी है। कहीं ना कहीं युवा हमारे समझदार हैं, उनको पता है कि हमें कब क्या करना है। तो इस विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो समझदार है और हमारी संस्कृति को जो लोग हम भूल चुके थे उसको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और युवा हमारा साथ दे रहा है। केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार, आप ब्राह्मण हैं, तमाम जो अन्य जातियां हैं, अन्य जातियों के जो लोग हैं वो आए दिन यही आप सुर्खियों में सुनते हैं कि ये जाति सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण कितना सुरक्षित? देखिए, ऐसा है, हमारे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। सरकार चाहे कोई भी हो, हर किसी जाति के व्यक्ति को आज़ादी से जीने की वो होती है। सबको आज़ादी चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए। मुद्दे कोई भी हो वो सेम ही रहते हैं, सरकार कोई भी हो, रोज़गार ज़रूरी है, लोगों को छत ज़रूरी है, लोगों की सुरक्षा ज़रूरी है, लोगों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन ज़रूरी है, बुजुर्गों को इलाज ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो समाज है दुखी है, परेशान है, क्योंकि इस वजह से दुखी है। क्या परेशान? कोरोना के बाद से लोगों का रोज़गार चला गया है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, सारे स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री सब कुछ बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो दुखी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए नए नए कैंप लगाने चाहिए, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। अब आप देख रहे हैं कि सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, आप भी सुनते हैं कि सबको प्राइवेट किया जा रहा है। क्या पहले सरकार नहीं थी? सरकार पहले भी थी। इतना ज़्यादा बेरोज़गारी मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी है।
जो कि चिंता का विषय है। नहीं, कोरोना के समय में सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया था, तो कुछ मिला आपको? हमें लगता है आर्थिक पैकेज से जो पब्लिक है वो दूर है। जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उस तरीके से आम आदमी तक वो चीज़ें नहीं पहुंची है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, जिस आदमी को ज़रूरत थी, अब मान के चलिए हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं जो अपने देश से, अपने गांव से दूर हैं, वो मजदूरी करने बाहर आते हैं, नोएडा जैसी सिटी में आते हैं। क्या उनके पास अभी भी अकाउंट है? नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में जो लोग अपने गांव भगे थे कोरोना के समय में, वो क्यों भगते? उनके मकान मालिक लोगों ने ताला लगा दिया, उन पे अत्याचार हुए, जिसकी वजह से वो घबरा गए, वो लोग अपने गांव घर वापस चले गए। अगर ऐसा होता तो वो वापस नहीं जाते। अब आप ये बताइए कि जब एक आम आदमी, एक नॉर्मल मजदूर आदमी मतलब अपने घर को छोड़ करके उम्मीदें लेके आता है कि मैं 2 पैसे का रोजगार करूंगा, और उस रोजगार को करते वक्त अचानक से लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो ये एक चिंता का विषय ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी उसका विषय है। उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास आज को खा के दूसरे दिन के लिए मौजूद पर्याप्त राशन भी नहीं था। हमने खुद घर घर जा कर के लोगों को मतलब खाने के पैकेट बांटे हैं, और उन लोगों को पानी बांटा है। उनके घर में जो बच्चों को दूध नहीं था, दूध की व्यवस्थाएं की। हम इस बात को नहीं झुटला सकते कि सरकार ने भी अच्छे कार्य किए थे, लेकिन जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। अब क्या लगता है, अब सब कुछ कैसे सुधरेगा? अब सरकार को सबसे पहले रोजगार को लेके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार हर आदमी की ज़रूरत है, नीड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लोगों ने घर के ऊपर लोन लिया हुआ होता है, गाड़ियों के ऊपर लोन लिया हुआ होता है। अब वो अगर उनका रोजगार ही छिन जाएगा तो आप ये बताइए कि वो कैसे अपनी ईएमआई पे करेंगे, कैसे अपने घर की ईएमआई पे करेंगे, कार की करेंगे। आज की डेट में हर आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है तो उसके 12,000 रुपये से अधिक खर्चे हो जाते हैं। बच्चों की एजुकेशन सबसे ज़्यादा मस्ट है। बच्चों की एजुकेशन ख़राब हो गई है। घर में क्या आपको लगता है बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते। हमारे भी ज़माने में स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, आज भी है। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से काम हो सकता है? अगर ऑनलाइन ही सब कुछ हो सकता है तो फिर कोई भी मंत्री, सांसद या विधायक या जज अपने घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकता है और वहीं से उस चीज़ का फैसला या निस्तारण कर सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में ठोस कार्यों को मतलब कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सब कुछ अब जैसे बोलते हैं कि भैया आप प्लास्टिक मनी का यूज़ करिए। अब कहीं ना कहीं उस चीज़ की भी प्रॉब्लम आती है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास अकाउंट नहीं है, कैसे उस चीज़ को वो इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि हर आदमी को, जैसे सुबह कोई मजदूर कार्य करने जाता है, काम करने जाता है, तो शाम को उसको अगर मजदूरी नहीं मिलती है उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि दूध लाना है, राशन लाना है। उस व्यक्ति के घर में इतना पर्याप्त पैसा या धन नहीं है, उसके घर में इतना अनाज नहीं होता। दूध की जो नीड है वो डेली बेसिस की चीज़ें हैं। दूध चाहिए, लोगों को अपने नाश्ते के लिए भी सामान चाहिए, दवा भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। तो ब्राह्मण समाज ये संस्था है और पंडित यतेंद्र शर्मा थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। कोरोना काल में किस तरीके से आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, अभी भी गुजर रहा है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, और ब्राह्मण समाज की संस्था के साथ ये रहकर तमाम जो राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर भी काम करते हैं, और लगातार कोरोना काल में भी और इस समय भी जो भी समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर ये एक थीम बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज़, नोएडा।